कहते मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम मैम, यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। जी थैंक यू। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स किस तरह लिखा जाता है। लेक्चर नंबर 24। मैम एक्सेल का ज्वाइन नहीं हो रहा और उसका तो कुछ करें। उसका मैं तो कुछ नहीं कर सकती, उनका इंटरनेट वीक होगा। मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो तो ऑटो ज्वाइन हो जाएगी। हाँ, बहुत से बच्चे मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन उनका मेरे हाथ में कोई वो नहीं है कि मुझे उनसे कोई खास ग्रज है तो मैं उनको एक्सेप्ट नहीं करी। मैंने ऑटो एडमिट पे लगाया हुआ है, तो जैसे ही उनकी रिक्वेस्ट आएगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसको रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया हुआ है, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वीडियो वो बच्चे देख लेंगे जो यहाँ ऑनलाइन नहीं आ पा रहे। और अगर उनको अटेंडेंस का डर है तो मैंने पहले भी ये बात कई बार की है कि मेरे सामने अटेंडेंस तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी को कोई एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, भी हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हमारा कोई हल निकालो। क्योंकि हमने तो यूनिवर्सिटी को कई बार बताया और यूनिवर्सिटी हमारी बात पे यकीन नहीं करती। जब तक आप खुद नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स लिखने के लिए हम बेसिस को यूज करते हैं और वहां से कोऑर्डिनेट वेक्टर्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या है मैसेज? आवाज कम आ रही है, शायद मैं आहिस्ता बोल रही थी इस वजह से। अच्छा, कल मैंने एक ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो तरह से मैट्रिक्स लिखे थे। एक तो यूज किया था जो डिफरेंट बेसिस हमें दी गई है एग्जाम्पल 1 में, और एग्जाम्पल 2 में मैंने उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए मैट्रिक्स लिखा था। और फिर मैंने ये बताया था कि स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, और यहाँ हमारे पास जो वेक्टर आ गया उसको दोबारा हम लीनियर कॉम्बिनेशन में नाम भी लिखे हैं, इसी वेक्टर को उठा के कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आज के लेक्चर में कुछ और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिनको ग्राफिकली यहाँ R2 और R3 की ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, जिनको ग्राफिकली भी यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑपरेटर। रिफ्लेक्शन ऑपरेटर some of most basic matrix operators on R2 and R3 are those that map each point into its symmetric image, जो हर पॉइंट को इसकी सिमेट्रिक इमेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स। रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स को यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ऐसा रिफ्लेक्शन ऑपरेटर डिफाइन करने के लिए एक लाइन फिक्स कर ली जाती है, उस लाइन के अबाउट, इस लाइन को फिर हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन के अबाउट हम क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को उसकी सिमेट्रिक इमेज में देखना होता है। सिमेट्रिक इमेज किस तरह डिफाइन की जा सकती है, जैसे यहाँ पे है रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि t ऑफ x एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y। रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है t ऑफ x एंड y इज इक्वल टू x एंड माइनस y। तो हर एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने से हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग ये आती है, और साथ ही साथ हर कॉलम में उसकी कैलकुलेशन करके दिखा दी गई है कि अगर स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए हम मैट्रिक्स लिखें तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्म का बनता है। तो यहाँ पे जो है इसी रिफ्लेक्शन को ग्राफिकली भी शो किया गया है।
रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो कि एक्स वेक्टर है, जिसके क्या कंपोनेंट्स हैं एक्स एंड वाई। इसी एक्स वेक्टर के ऊपर जब ये मैप टी अप्लाई होता है तो ये वाला वेक्टर यहाँ से उठ के इसकी सिमेट्रिक इमेज बना देता है जो कि क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। अब अगर आप देखो कि ये जो वेक्टर है टी ऑफ एक्स वाला वेक्टर, इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या बन रहे हैं, माइनस एक्स एंड वाई। तो माइनस एक्स एंड वाई वाले कंपोनेंट्स को जब आप ड्रा करोगे ग्राफ में तो वो यहाँ पे वेक्टर बनेगा, क्योंकि एक्स जो है वो नेगेटिव इस साइड पे होता है और वाई पॉजिटिव ऊपर ही की साइड पे होता है। एक वेक्टर है एक्स एंड वाई, इसके ऊपर मैप अप्लाई किया टी, जो कि क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इस वेक्टर y को अबाउट y एक्सिस, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जो वेक्टर आता है वो कौन सा वेक्टर बनता है, माइनस एक्स एंड y। ये रिफ्लेक्शन ऑपरेटर की ग्राफिकल इमेज है। इसी रिफ्लेक्शन ऑपरेटर को स्टैंडर्ड बेसिस यूज की, स्टैंडर्ड बेसिस क्योंकि R2 के अंदर ये वेक्टर्स हैं, तो R2 के स्टैंडर्ड बेसिस के क्या वेक्टर्स हैं, 1 एंड 0, और दूसरा वेक्टर है 0 एंड 1। स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर मैप टी अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 एंड 0। एक्स की जगह पे 1 है तो मैप टी के बाद वो क्या बन जाएगा, -1, और y की जगह पे 0 है तो मैप टी के बाद वो क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गया -1 एंड 0। इसी तरह से टी ऑफ 0 एंड 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 एंड 1 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ये जो वेक्टर आया है -1 एंड 0, तो मैंने क्या कहा था, स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करके ये जो हमारे पास वेक्टर आता है हम इसी को लिख सकते हैं एज कॉलम वेक्टर। तो ये हमारा एक कॉलम वेक्टर 0 एंड 1, दूसरा कॉलम वेक्टर, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया इस रिफ्लेक्शन के लिए, जो कि क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए जो मैप डिफाइन होता है वो ये है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की जो ये है एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की जो डायग्राम बनती है वो ये है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस को स्टैंडर्ड बेसिस को यूज करते हुए कैलकुलेशन ये है, और ये हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। बिल्कुल इसी तरह से रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है वो यहाँ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जारी होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन के अबाउट जब एक वेक्टर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा तो असल में कैसे होगा कि x एंड y वाला वेक्टर रिफ्लेक्ट कर जाएगा y एंड x में, कि x और y वाला वेक्टर इसके ऊपर मैप t अप्लाई हो तो ये बन जाएगा y एंड x। तो ये उसके स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स की कैलकुलेशंस, और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। यहाँ पे रिफ्लेक्शंस दी गई हैं इन दी प्लेन आर क्यूब। यहाँ आर क्यूब के वेक्टर्स हैं एक्स वाई एंड टी, और रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन जब की जाती है तो एक्स और वाई उसी तरह से रहते हैं, जेड वाला जो कंपोनेंट है ये चेंज हो जाता है -z में। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स और जेड कंपोनेंट उसी तरह से रहेंगे, वाई वाला कंपोनेंट चेंज हो जाएगा -y में। और जब एक बार टी मैप डिफाइन हो जाए तो फिर तो आगे ये काम आसान होता है कि हम स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स के ऊपर मैप टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैप टी को कैलकुलेट करने के बाद पहला जो वेक्टर आया वो पहला कॉलम, दूसरा वेक्टर आया दूसरा कॉलम, तीसरा वेक्टर आया और ये बन गया तीसरा कॉलम। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं इन दी प्लेन आर क्यूब। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई जेड प्लेन, ये वाई जेड प्लेन के अबाउट है, तो इसमें एक्स वाला कंपोनेंट -x में चेंज होगा, बाकी कंपोनेंट उसी तरह से रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है। मैट्रिक्स ऑपरेटर्स ऑन R2 एंड R3 दैट मैप ईच पॉइंट इनटू इट्स ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जो क्या करते हैं कि किसी वेक्टर के हर पॉइंट को उसके ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के ऊपर मैप कर देते हैं ऑन ए फिक्स लाइन। वो जो प्रोजेक्शन है वो किसी फिक्स लाइन के ऊपर बनता है, और प्लेन आर क्यूब के केस में वो किसी प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन बनेगा। आर कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, इनको प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहा जाता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स कहा जाता है, और मोर प्रिसाइसली ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, या फिर इनको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है।
यहाँ टेबल के अंदर प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को किस तरह डिफाइन करना है, कैसे उनका ग्राफ बनता है, कैसे उनकी ये बेसिस वेक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनता है, ये पूरा टेबल में शो कर दिया गया है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ये R2 के वेक्टर्स के लिए। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, असल में डायग्राम में इसको देखो तो क्या हो रहा है, ये वाला एक वेक्टर है जो कि एक्स एंड वाई इसके कंपोनेंट्स हैं। इस पूरे वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ये वाला वेक्टर बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसको नाम दिया गया है टी ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, एक्स एंड 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है तो वाई वाला कंपोनेंट 0 हो रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है तो एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। कि ये वाला वेक्टर था असल में जिसके कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई, इस वेक्टर का वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लिया जाए तो इसके कंपोनेंट्स प्रोजेक्शन वाले वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स बन जाते हैं, 0 एंड वाई। इसी तरह से प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन किस तरह से लेना है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एक्स वाई प्लेन ऑन एक्स वाई प्लेन के एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड है, इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिया जाता है एक्स वाई प्लेन के ऊपर तो इसका जेड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से इसी वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड लिया जाता है तो वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन वाई जेड लिया जाता है तो एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और मैप टी डिफाइन हो जाए तो फिर तो ये आसान है कि हम इसके बेसिस वेक्टर्स की कैलकुलेशंस करते हैं टी अप्लाई करने के बाद, और इन वेक्टर्स को कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। इसको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स बनाया जा रहा है यूजिंग स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। इस वक्त वेक्टर स्पेस हमारी कौन सी है, आर क्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है मैट्रिक्स की, R2 और R क्यूब के अंदर। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, काफी बच्चों का लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा। जी आपकी सॉरी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इस बात को मैंने लेक्चर के शुरू में भी बोल दिया है। अब आपका क्या ख्याल है कि पूरा घंटा मैं यही बात बोलती रहूँ बार बार कि जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा उनके पास इंटरनेट का मसला है, मैं उनके मसले को हल नहीं करने जा सकती उनके घरों में। मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसी वीडियो को आज ही यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। उनके पास आज नेट ठीक होगा वो आज सुन लें, कल नेट ठीक होगा वो कल सुन लें। और दूसरी बात कि अगर आपको अपनी अटेंडेंस का मसला नजर आ रहा है तो अपने इस मसले को वीसी साहब तक पहुंचाएं, हम तक पहुंचाने का कोई फायदा नहीं है। हम लेक्चरर्स ने आपकी आवाज को वीसी तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वीसी साहब ने इस बात को कोई कंसिडर नहीं किया। तो आप लोग खुद अपना कोई तरीका ढूंढें, कोई रिक्वेस्ट लिखें, कोई एप्लीकेशन लिखें, वीसी को पहुंचाएं, अपने एचओडी को पहुंचाएं, कुछ भी करें। हमें यहाँ क्लास में आके अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि हम ऑनलाइन आ नहीं पा रहे, ऑनलाइन आने में भी सिर्फ आपको अटेंडेंस का ही मसला होता है, ये तो मसला नहीं होता कि हमें लेक्चर की समझ नहीं आ रही। तो आपको अगर अटेंडेंस का मसला है तो अपने एचओडी को इन्फॉर्म करो या कुछ भी करो। अब चलें आगे या अभी और किसी का मसला रह गया? नेक्स्ट हमारे पास है रोटेशन ऑपरेटर्स। अभी तक हमने क्या क्या देखा, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, दूसरा हमने देखा कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन सम फिक्स्ड लाइन, और अब हम देखते हैं रोटेशन ऑपरेटर। रोटेशन ऑपरेटर में होता क्या है कि मैट्रिक्स ऑपरेटर्स ऑन R2 एंड R3 दैट मूव पॉइंट्स अलोंग सर्कुलर आर्क्स, कि ये क्या करता है, ये एक वेक्टर को रोटेट करता है अबाउट ए सर्कुलर आर्क, आर कॉल्ड रोटेशन ऑपरेटर्स। इनको रोटेशन ऑपरेटर्स कहा जाता है। सर्कुलर आर्क के अबाउट जब भी रोटेट किया जाता है तो जाहिर है वो कोई ना कोई एंगल बनाता है, जैसे कि यहाँ पे ये शो किया गया है। ये हमारे पास वेक्टर था और इसका जो एंगल बन रहा था वो एंगल थीटा था। इसको जब रोटेट किया, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं कॉस थीटा और साइन थीटा। जब इसको रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस तो फिर हमारे पास जो कंपोनेंट्स बन जाएंगे ये क्या बनेंगे, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये किस तरह से बनते हैं, इसकी सारी ज्योमेट्री जो है वो यहाँ पे शो की गई है। बाकी ये है कि इस मैप को जब हम डिफाइन करेंगे
मैथमेटिकली तो वो किस तरह से होगा कि t from R2 to R2 that moves points counterclockwise about the origin through the angle theta, जो कि एंगल थीटा के थ्रू रोटेट करता है वेक्टर को। तो जब इसको बेसिस वेक्टर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉस थीटा एंड साइन थीटा इसी तरह से रहेगा। t of e to t of 0 and 1 and this is equal to minus sin theta and cos theta। अच्छा, ऐसा है कि ये जो रोटेशन ऑपरेटर है इसका जनरल फार्मूला डिफाइन करना मुश्किल है, उस वजह से उसने क्या किया है, उसको सिर्फ बेसिस वेक्टर्स के ऊपर कैलकुलेट करके बता दिया है कि t of 1 and 0 के ऊपर जो वेक्टर बनेगा उसके कंपोनेंट्स इसी तरह से आ जाएंगे cos थीटा एंड sin थीटा, और दूसरा जो हमारे पास बेसिस वेक्टर है t of 0 and 1 इसके ऊपर कंपोनेंट्स बनते हैं माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। तो फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, यूं से इस वेक्टर को कॉलम फॉर्म में लिख दिया और इसको दूसरा कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास क्या है, रोटेशन ऑपरेटर का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, रोटेशन ऑपरेटर का स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। और ये रोटेशन हो रही कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अबाउट हो रही है, जैसे यहाँ इस वाई एक्सिस के अबाउट हो रही है, इस डायग्राम में जैसे शो किया गया है कि ये वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स cos थीटा एंड sin थीटा, इसको रोटेट किया तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। अच्छा जी, यहाँ टेबल में रोटेशन थ्रू एन एंगल थीटा के लिए ये उसकी इलस्ट्रेशन दिखाई गई है ग्राफिकली, और यहाँ पे जो है ये इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखा गया है। इसी तरह से रोटेशन ऑपरेटर जो है आर क्यूब के अंदर, उसके भी स्टैंडर्ड मैट्रिसेस यहाँ टेबल 6 के अंदर लिखे गए हैं। टेबल 6 में जो रोटेशन, अच्छा रोटेशन जब भी ली जाती है, रोटेशन ली जाती है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ रोटेशन ली है अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एंगल जो रोटेशन से बना है उस एंगल को थीटा का नाम दिया गया है। तो फिर हमारे पास ये रोटेशन इक्वेशन वाली चीज को आप छोड़ दें, अगर हम इन इक्वेशंस को करने लगेंगे तो इसमें काफी लंबी कैलकुलेशंस हैं, ये वाला कॉलम छोड़ दें, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनता है वो इस फॉर्म का बनता है। ये वाली जो मैंने पिक्चर्स बनाई हुई है ये आपकी उसी बुक में से हैं जो बुक मैंने आपको रेफर की हुई है। अगर यहाँ पिक्चर क्लियर नहीं है तो भी आप बुक को ओपन करके देख सकते हैं, वैसे मुझे तो पिक्चर क्लियर नजर आ रही है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा, अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन ली जाए तो फिर हमारे पास ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आता है, और इसी तरह से पॉजिटिव जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन ली जाए तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ जाता है। बस मैट्रिसेस के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही चीजें देखनी है, और भी आगे इसमें हैं टाइप्स, लेकिन हम इसमें अपने कोर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे। यहाँ पे कुछ टाइप्स इस तरह से हैं कि उनको एक्सपेंड किस तरह होते हैं वेक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट वेक्टर्स किस तरह से होते हैं, जिसके लिए यूं के मैप्स डिफाइन होते हैं t of x इज इक्वल टू के एक्स, तो ये सब कुछ हम छोड़ रहे हैं। शेयर स्ट्रेस टाइप, ये चीजें इसमें बहुत सारी आगे भी टाइप्स हैं, तो ये सारी हैं तो आपकी बुक के अंदर ही मेंशन हुई हुई, वहां से पढ़ी जा सकती है। ये एक मैंने एप्लीकेशन इसमें डाली है जो कि जितना अब तक हमने वेक्टर्स और मैट्रिसेस का आपस में रिलेशन पढ़ा है उन सबको यूज करते हुए, ये एप्लीकेशन है डायनामिकल सिस्टम्स एंड मार्कओव चेन्स। मार्कओव चेन्स वाले टॉपिक को मैंने इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ डायनामिकल सिस्टम को हम देख लेते हैं। A dynamical system is a finite set of variables whose values change with time, क्योंकि ये ऐसे वेरिएबल्स का सेट है जिसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही?
Dynamical system is a finite set of variables whose values change with time. The value of a variable at a point in time is called state of the variable at that time, and vector formed from these states is called state of dynamical system at that time. के जो इस टाइम के ऊपर हमारे पास वेक्टर बनता है उसको हम कहते हैं state of dynamical system at that time. Our primary objective in this section is to analyze how the state of dynamical system change with time. हमारा मकसद ये है कि हम ये देखें कि state of dynamical system किस तरह से change होता है. Example 1 में उसने लिया है market share as a dynamical system. आसान सी चीजें हैं, इसके अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है. एग्जाम्पल 2 में उसी मार्केट शेयर की, ये जो एग्जाम्पल 1 है इसी को आगे मजीद लेके चले हैं. एवोल्यूशन ऑफ मार्केट शेयर ओवर 5 इयर्स. यहाँ पर जो था वो सिर्फ वेक्टर्स बनाए गए थे. एग्जाम्पल 2 के अंदर उसी वेक्टर को यूज करते हुए ओवर 5 इयर्स किस तरह से उसकी कैलकुलेशंस आती हैं. टाइम चेंज करते जाने से वो 5 साल तक की कैलकुलेशंस की हुई है. आप ऐसा करें, आप इस एग्जाम्पल को रीड करें और आप इसको मुझे एक्सप्लेन करें.